मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सीरीज़ चल रही थी उसी में बात करते हैं। कल मैंने 50-52 क्वेश्चनों पे यूजीसी नेट का जो जनरल पेपर है उस पर बात की थी और ये यूनिट नंबर 10 है जिसमें हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्न हैं। तो बचे हुए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं और कंप्लीट हो जाएगी ये यूनिट। इससे जो संबंधित अच्छे प्रश्न हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में आप अपने आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक बात हो चुकी थी कि यूजीसी भारतीय संसद द्वारा अधिनियम के पारित किया गया। वास्तविक इसकी स्थापना कब हुई है, यहाँ तक बात हो गई थी, तो 1956 था। अब इसके आगे का अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो है यूजीसी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। अगला प्रश्न है कि यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? आपको याद रखना है, यहाँ पर कई तरह से प्रश्न बन सकता। तो क्षेत्रीय कार्यालय सिर्फ 6 हैं। क्षेत्रीय 6 कार्यालय कौन कौन से हैं? पुणे है, भोपाल है, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर। तो टोटल कितने हुए हैं? क्षेत्रीय 6। अगर पूछा जाए यूजीसी के कुल कितने कार्यालय हैं तो हैं 7, क्योंकि दिल्ली मुख्य कार्यालय है। इसके बाद में अगला प्रश्न ये है कि भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं? तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। नंबर 1 पे आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिनकी इस टाइम मौजूदा हालत में संख्या 54 है। फिर राज्य विश्वविद्यालय जिनकी संख्या 442 है। फिर मानित विश्वविद्यालय जिनकी संख्या 126 है। और फिर इसके बाद में निजी विश्वविद्यालय। तो कुल मिलाकर 1000 शायद 10 विश्वविद्यालय हैं। आगे प्रश्न देखिए कि सर्वाधिक किन राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो देखिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय 7 हैं और उत्तर प्रदेश में 6 हैं। ये मुझको डाउट लगता है, आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। बहरहाल यही आंकड़ा मेरे पास तो है। अगला प्रश्न है कि बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तीनों राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो इन तीनों राज्यों में 3-3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, यानी हर राज्य में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, अभी मैंने बात की थी, 54 है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में ऐसे कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनको वित्त पोषण यूजीसी नहीं करता? यानी जितने विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय हों चाहे राजकीय, उनको वित्त का जो पैसा जो है उनको देने का काम यूजीसी करता है। लेकिन ऐसे कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं जिनको यूजीसी नहीं करता? तो आपको याद रखना है ये 9 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनको यूजीसी वित्त पोषण नहीं करता। अगला प्रश्न है भारत में राज्य विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है? तो ये अभी मैंने बात की थी, 442। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में कुल मानित विश्वविद्यालय की संख्या, ये भी मैंने बात की थी, 126 मानित विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है देश का मात्र एक वह विश्वविद्यालय कौन सा है जिसका कुलपति प्रधानमंत्री होता है? यानी अमूमन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका जो कुलाध्यक्ष होता है या कुलपति होता है मुख्य, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ये अकेला ऐसा विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय ऐसा है कोलकाता का, जिसके जो हैं कुलपति वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इस वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसके कुलपति हैं, और इससे पहले जो है इसके कुलपति मनमोहन सिंह जी थे। अगला सवाल है कि यूजीसी ने किन विश्वविद्यालयों को मेटा विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखा? तो मेटा विश्वविद्यालय 2 रखे हुए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय यूजीसी ने, जामिया विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 1994 में स्थापित नई दिल्ली में परमाणु विज्ञान केंद्र का अब नाम क्या है? तो इसका अब नाम बदलकर हो गया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर। ये नाम आपको याद रखना है। प्रश्न है भारत में केंद्रीय 4 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोले गए, यह किन शहरों में हैं? यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो संस्थान हैं जो सूचनाओं को वितरित करते हैं, सूचनाओं के बारे में बताते हैं, तो इन किन शहरों में इनके जो 4 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैं वो खोले गए? तो ये शहर हैं इलाहाबाद और ग्वालियर, जबलपुर, इसके बाद में रांचीपुरम। प्रश्न है भारत में कुल कितने भाषाई विश्वविद्यालय हैं? तो भाषाई जो विश्वविद्यालय हैं जिनमें भाषा के आधार पर शिक्षा दी जाती है, ऐसे कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है।
भाषा का मतलब जैसे आप जाइए उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय है, उसकी भाषा उर्दू है, तो वहाँ पर आप चाहे मेडिसिन की शिक्षा लें, चाहे आप धर्म की शिक्षा लें, चाहे आप बीए करें, चाहे आप साइंस करें, बीएससी करें, यानी कि सारी जो भाषा होगी वो उर्दू में ही होगी। एमबीबीएस करो, कुछ भी करो। इसी तरह से हिंदी भाषा के लिए भी अलग से विश्वविद्यालय है, संस्कृत का अलग से है। तो ऐसे जो भाषाई विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या 6 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रैंकिंग, यानी जो रैंकिंग अब निकालना प्रारंभ हुआ, भारतीय रैंकिंग 2021 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी प्रथम स्थान किसका है। यानी विश्वविद्यालय जो भारत के हैं उनकी सबकी रैंकिंग निकाली गई, कौन प्रथम है, सेकेंड है, थर्ड है। तो भारत के 3 विश्वविद्यालय जो आप बता सकते हैं, यानी प्रथम स्थान पर ये विश्वविद्यालय है जिसका नाम है चिकित्सा विज्ञान संस्थान। चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो है ये, इसको 82 पॉइंट मिले हुए हैं, और ये जो है वो बेंगलोर कर्नाटक में है। यहाँ से आपको याद रखना है। द्वितीय स्थान जेएनयू का है, यहाँ पर लिखा गलत है, जेएनयू का द्वितीय स्थान है और इसको 67 पॉइंट प्राप्त हैं। और तीसरे स्थान पर जो विश्वविद्यालय है 2021 की रैंकिंग के हिसाब से, तो वो बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय है तृतीय स्थान पर, जिसको 64 पॉइंट मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार विश्वविद्यालय की रैंकिंग कब से प्रारंभ हुई। यानी रैंकिंग इसकी जो निकाली जाती है तो वो कब से प्रारंभ हुई, तो 4 अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। तो प्रथम जो है खुला विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और ये 1982 में स्थापित हैदराबाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय खुला है। इसके बाद में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय भी खुला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना इसकी 1985, 3 साल बाद इसकी स्थापना हुई है। और दुनिया का सबसे बड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गर्व करने वाली बात है, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारतीय होने के नाते इस पे आप गर्व कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें 33 देशों के छात्र पढ़ते हैं और इन छात्रों की संख्या 30 लाख है। इसमें कनाडा के, श्रीलंका के, बांग्लादेश है, चाइना के, अलग अलग देशों के यहाँ पर छात्र हैं, इस विश्वविद्यालय में शिक्षा लेते हैं। अगला है प्रश्न कि सभी राष्ट्रमंडल देशों ने राष्ट्रमंडल शिक्षा COL 1988 की स्थापना किस उद्देश्य से की थी। तो इसमें सभी ने ये किस उद्देश्य से की है, शिक्षा प्रोत्साहन के लिए जो है COL की स्थापना हुई है। और यह पहला ऐसा शिक्षा संस्थान है इंटरनेशनल जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में नहीं है, लंदन में नहीं है। पूछा भी जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न है कि शाला दर्पण सरकार की किस प्रकार की योजना है। तो यह योजना जो है वो भारत सरकार की है, शैक्षिक योजना है, जिसमें अभिभावक एक मोबाइल टेक्नोलॉजी से स्कूल से जुड़ सकते हैं। यानी जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप भी स्कूल से जुड़ सकते हैं और बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है, टीचर कैसे पढ़ा, इसका लाइव वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप अभिभावक हैं। यह ऐसी योजना है शाला। अगला प्रश्न है निःशुल्क शिक्षा की सुविधा के लिए 2006 में किस पोर्टल की स्थापना की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा जो है साक्षरता वन एजुकेशन पोर्टल जो है, वन एजुकेशन पोर्टल, ये स्थापना की गई 2006 में, और मुफ्त शिक्षा के लिए ये स्थापना हुई, मुफ्त में ये शिक्षा हासिल कर सकें निःशुल्क। रिपब्लिक किसकी लिखी हुई पुस्तक है। तो ये पुस्तक प्लेटो की है, पूछा जा सकता है। इस बार उच्च शिक्षा में छात्रों की वृद्धि कितनी हुई है। तो छात्रों की वृद्धि इस बार उच्च शिक्षा में हुई है, जैसे BA, BSc, BTech, इस तरह के जो कोर्स होते हैं उच्च शिक्षा के, इनमें वृद्धि हुई है इस साल 11.36 लाख, यानी 11,36,000 स्टूडेंटों की वृद्धि हुई है। और उससे भी मज़ेदार आंकड़ा ये देखिए, ये मैंने यूट्यूब पे डाला था, इसमें वोटिंग कराने के लिए बहुत से बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। उच्च शिक्षा में छात्रों की वृद्धि में लिंगानुपात, यानी महिला और पुरुष के हिसाब से लिंगानुपात दृष्टि से चौंका देने वाला आंकड़ा किस राज्य से आया। तो ये आंकड़ा आया है उत्तर प्रदेश से, जिसमें
50.9 महिला यानी लड़कियों ने एडमिशन लिया है, जो वृद्धि हुई है उसमें, और लड़कों की दर जो है वो लड़कियों से घटी है। 49.1 पुरुष की वृद्धि हुई है, यानी पुरुषों की कम वृद्धि हुई है और लड़कियां एजुकेशन के लिए आगे बढ़ी हैं उच्च शिक्षा में। अगला प्रश्न है कि लिंग समानता सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लिंग समानता का सूचकांक जारी किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है, लिंग समानता सूचकांक में उच्च शिक्षा के छात्रों की गणना की जाती है, या छात्र किस आयु के होते हैं? तो लिंग समानता का जो सूचकांक है उसमें उच्च शिक्षा के जो छात्र होते हैं हासिल कर रहे, उनकी गणना की जाती है। तो इनकी आयु क्या होती है? तो 18 से 23 वर्ष के आयु वालों की ही गणना होती है लिंगानुपात में। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष मानित विश्वविद्यालय पर मानित शब्द लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 4 नवंबर 2017 से उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने प्रतिबंध लगा दिया मानित शब्द लगाने से। इसके बाद में प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की नई शिक्षा नीति 2020 कितने नंबर की नीति है? तो भारत में कितनी शिक्षा नीति बनी है ऐसे देख लीजिए। यह तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति है। प्रथम नई शिक्षा नीति जो थी वो 1968 में बनी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, और ये तीसरी शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभ हुई है। तो कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति तीसरे नंबर की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और यूनिवर्सिटी के जो पद होते हैं उन पद में कौन सा पद काहे के लिए होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बात यह है कि कुलाधिपति यानी चांसलर किसे कहा जाता है? तो चांसलर होता है राज्य का राज्यपाल, यानी किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वहाँ विश्वविद्यालयों का वो क्या होता है? वो चांसलर होता है, उसे कुलाधिपति कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाए, कुलाधिपति कौन होता है, राष्ट्रपति या जो है विश्वविद्यालय का मुख्य अधिकारी? इस तरह से ऑप्शन बना देते हैं। तो कुलाधिपति चांसलर जो होता है वो होता है राज्यपाल। अगर पूछा जाए कुलाध्यक्ष कौन होता है, इनका हिंदी नाम भी याद रखिए, कुलाधिपति और या फिर चांसलर। और पूछा जाए कुलाध्यक्ष यानी विजिटर कौन होता है, तो राष्ट्रपति, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर हैं, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी होंगे उनका विजिटर या कुलाध्यक्ष कौन होगा? वो होगा राष्ट्रपति। अगर आप पूछा जाए प्रश्न कि कुलपति यानी वाइस चांसलर, ये भी ध्यान रखिएगा, वाइस चांसलर कितने कार्य होते हैं, वाइस चांसलर के अपने कार्य कितने होते हैं? जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी राज्य का राज्यपाल जो होता है वो कुलाधिपति होता है, और कुलपति जो होता है वो वाइस चांसलर होता है, उसको राज्यपाल चुनता है। और इसके कार्य मुख्य रूप से संविधिक और गैर संविधिक दो प्रकार के वाइस चांसलर के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है और कितने वर्ष के लिए होती है? तो राज्यपाल करता है, अभी मैंने बताया, और 5 वर्ष के लिए करता है। ये वर्ष आपको याद रखना है। वाइस चांसलर की अवधि जो होती है कार्य करने की अपने पद पर 5 साल। इसके बाद में रेक्टर पीवीसी, ये याद रखिए, रेक्टर पीवीसी, पी और सी, पीवीसी, रेक्टर पीवीसी की नियुक्ति कौन करता है? तो रेक्टर पीवीसी कौन होता है? प्रोफेसर वाइस चांसलर, यानी जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में होंगे उनमें जो सर्वोच्च प्रोफेसर होगा उसके लिए बताए, उसको रेक्टर भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए कुलपति करता है, यानी वाइस चांसलर करता है। वाइस चांसलर की अनुशंसा पर कुलपति की अनुपस्थिति में यह कार्यभार भी संभालता है, यानी कुलपति अगर नहीं होगा तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? रेक्टर, यानी पीवीसी, प्रोफेसर वाइस चांसलर। इसके बाद में संभालता है, अतः यह कुलपति का सहायक होता है। इसके बाद में रजिस्ट्रार, ये भी पद होता है यूनिवर्सिटी का और बड़ा पद होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। किस कार्यकारिणी का पदेन सचिव होता है ये? तो ये सबसे बड़ा पदेन सचिव का होता है सेनेट। ये सेनेट का पदेन सभापति या कार्यकारिणी जो परिषद है या सिंडिकेट, इनका सभी का जो है पदेन सभापति को पदेन सचिव कौन होता है? तो ये होता है रजिस्ट्रार, और यही सब देखभाल करता है यूनिवर्सिटी में पैसा धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए इसी के ऊपर जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, जो विश्वविद्यालय की संपत्ति का रक्षक होता है, ये देखो वही आ गया, जो विश्वविद्यालय की संपत्ति है, जो फीस जमा होनी है जो भी है बच्चों की या यूनिवर्सिटी की,
तो उस सब संपत्ति का रक्षक कौन होता है? तो कुल सचिव जिसको कहा जाता है, यानी कुल सचिव होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? जो है रजिस्ट्रार होना चाहिए। रजिस्टर लिख दिया यहाँ पर, क्या गलत है? हाँ, रजिस्ट्रार होना चाहिए। ये रजिस्ट्रार होगा, वही अभी जो मैंने बात की थी वही होता है रजिस्ट्रार। अगला प्रश्न 88 नंबर है, संकायन या स्कूल के डीन जो वरिष्ठ प्रोफेसर होता है 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, यह नियुक्तिकर्ता कौन है? तो ये कुलपति ही करता है। अभी सारी नियुक्तियां जो है यूनिवर्सिटी की कुलपति ही करता है, वाइस चांसलर ही करता है लगभग। अगला प्रश्न है कि 1990 में रिपोर्ट नए शैक्षिक प्रबंध की ओर के अध्यक्ष कौन थे? ये रिपोर्ट थी नए शैक्षिक प्रबंध की ओर, ये थी रिपोर्ट 1990 में आई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर ए ज्ञानम, इनका नाम आपको याद रखना है। नई शैक्षिक प्रबंध की ओर ये रिपोर्ट थी, इसके अध्यक्ष। प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष आया है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया है 2005, यहाँ से आपको याद रहे। प्रश्न है कि भारत में लोकपाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? याद रखिए, भारत में जो केंद्र सरकार है वो लोकपाल पारित करती है और जो है लोकायुक्त पारित करती है राज्य सरकार। तो भारत में लोकपाल की जो व्यवस्था है वो किस राज्य से आई? तो याद रहे जो है स्वीडन का नाम आपको याद रहे, वहाँ से ली गई है ये व्यवस्था। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है? तो संसद। इसके क्षेत्र में कौन आता है? संसद सदस्य, संसद के जो सदस्य वो, और केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। प्रश्न है, केंद्र में लोकपाल पारित होने के बाद भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया? यानी भारत सरकार जो केंद्र की सरकार है उसने सबसे पहले लोकपाल पारित किया, लेकिन राज्य में उसको लोकपाल को लोकायुक्त कहा जाता है। उस अधिनियम को सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया? तो 2014 में, याद रहिए, उड़ीसा ने पारित किया है। प्रश्न 94 है कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त जो आयोग है तो उसके सदस्य एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। प्रश्न है, भारत में प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो गठित किया गया था ये 1951। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी नेगी जो हैं, सी नेगी इसके पहले अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग जो गठित हुआ उसके। इसके बाद में ट्रांसफार्मिंग इंडिया का शुभारंभ करने की घोषणा किसने की थी? तो ये की है नीति आयोग ने। जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग कर दिया गया है, इस नीति आयोग ने इसको शुरू किया। प्रश्न 98 है और यह है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, जिसकी स्थापना 1925 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी कहा जाता है। इसको समझ लीजिए कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, इसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो सार्जेंट रिपोर्ट इसकी रिपोर्ट को कहा जाता है। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसको सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। या पूछा जाए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का क्या कहा जाए तो सार्जेंट रिपोर्ट। प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग और किस नाम से जाना जाता है? तो सेडलर आयोग के नाम से कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को जाना जाता है। प्रश्न है, भारत में 10+2+3 की शिक्षा व्यवस्था के अग्रगामी किसको माना जाता है? तो जो ये विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग था उसको माना जाता है अग्रगामी, और उसी का नाम बदला हुआ है सेडलर आयोग। तो एक ही बात है। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में किस आयोग की रिपोर्ट को जाना जाता है? तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल, अभी थोड़ी देर बाद पहले हुई थी, राष्ट्रमंडल
शिक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वैंकूवर कनाडा में इसका मुख्यालय है, COL यानी राष्ट्रमंडल का। और अगर पूछा जाए राष्ट्रमंडल शिक्षण का एशिया के लिए शैक्षिक मीडिया केंद्र किस देश में है? यानी जो राष्ट्रमंडल है उसका उसके शिक्षण जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए एशिया के अंदर शैक्षिक मीडिया केंद्र कौन सा है? तो वो देश भारत है। भारत में इसका मीडिया केंद्र है राष्ट्रमंडल का। अगला है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना किसने की? तो ये की है UGC ने प्रत्यायन परिषद की स्थापना या राष्ट्रीय मूल्यांकन। इसके बाद प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना किसने की? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड 1987 की स्थापना किसने की है? ये नाम बदल कर आ रहे हैं, एक जैसे नहीं है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड 1987 की स्थापना किसने की है? तो आपका जवाब होगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE। अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी परिषद ने राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड 1987 की स्थापना की। प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो श्री प्रकाश समिति जो है वो गठित की गई थी महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वतंत्रता के बाद। और प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग कब स्थापित हुआ? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग जो है वो गठित हुआ है 2004 में। यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में ये है, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में कहाँ स्थापित किया गया? तो अभी बात की थी, ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद में डॉक्टर VR अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली की स्थापना की गई थी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर भारत के कितने शहरों में राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम चला रहे हैं? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलाकर कितने राज्यों में कार्यक्रम चला रहे वायु निगरानी कार्यक्रम? तो ये चला रहे हैं 240 शहरों में चला रहे हैं दोनों। राष्ट्रीय रहित न्यायाधिकरण का अस्तित्व किस सन में आया? तो ये आया है राष्ट्रीय रहित न्यायाधिकरण का अस्तित्व जो है 2010 में आया है। यहाँ से आपको याद रहे। अगला प्रश्न है कि हम ध्वनि का स्तर, ध्वनि जो होती है आवाज़, उसका स्तर अगर 40 डेसिबल से बढ़ा करके 80 डेसिबल कर दें तो आवाज़ की ऊंचाई कितना गुना बढ़ जाएगी? आवाज़ की ऊंचाई बढ़ जाएगी, आपने सिर्फ दुगना किया, 40 डेसिबल को 80 किया तो इसकी 10,000 गुना आवाज़ ऊंची हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। पूछा जाता है जो सामान्य कान में फुसफुसाहट से हम लोग बात करते हैं वो कितने डेसिबल होता है? तो वो होता है 20 से 30 डेसिबल। सामान्यतः हम लोग आपस में जब बात करते हैं एक दूसरे से वार्तालाप तो उसका कितना होता है डेसिबल? तो वो ध्वनि का डेसिबल होता है 50 से 60। और जब हम लोग चिड़चिड़ाहट में कुछ गाली गलौज करते हैं तो उसका डेसिबल हो जाता है 80। और 90 से ऊपर होने के बाद हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। अगला प्रश्न है 7 से नीचे pH संख्या वाली मिट्टी अम्लीय होती है जबकि 7 से ऊपर pH वाली मिट्टी होती है। क्या होती है? मतलब 7 से नीचे pH संख्या वाली मिट्टी अम्लीय होती है, तो अगर 7 से ऊपर pH वाली मिट्टी हो तो क्या होगी? तो वो होगी क्षारीय, उसकी उल्टी हो जाएगी। अगर ऊपर है 7 से pH तो क्षारीय, नीचे है pH 7 से तो वो है अम्लीय। अगला है अवशिष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वांछित। ये है अवशिष्ट, जो कचरा होता है, प्लास्टिक वगैरह ज़मीन में गड़ा देते हैं वो होता है अवशिष्ट, जिससे प्रदूषण होता है।
और आज का आखिरी प्रश्न है। और इस तरह से 10 यूनिट जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की जो फर्स्ट पेपर है जनरल, उसकी कंप्लीट हो गई। इनमें से कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप मुझको भी ज़रूर बताइए, कोई गलती हो तो बताइएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रीय अवशिष्ट प्रबंध समिति का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1990 में। कुल मिलाकर के 118 क्वेश्चन पे मैंने कल, आज और कल 2 दिन में बात की, और इससे पहले भी बात कर जो 3 वीडियो मैंने आपके सामने रखी हैं। 150 से प्लस क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन पूरी यूनिट को कवर कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।